हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे मेरे साथ चलने की, आगे बढ़ने की। अक्सर किसी ने कहा है कि कोशिश ही कामयाब होती है, और ये कहा है कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख और निशाना लगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख और निशाना लगा, इस बंजर भूमि से भी जल निकलेगा। तो आपको भी कोशिश करती रहनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज हम इसी कोशिश के साथ में जनसंख्या संगठन में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। कल आप पढ़ रहे थे जनसंख्या संगठन, मैंने आपको उसकी थीम बता दी थी कि जनसंख्या संगठन में हम जनसंख्या की विशेषताएं पढ़ेंगे। आज हम जनसंख्या की विशेषताओं में सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो है लिंगानुपात। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लिंगानुपात। देखिए लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात क्यों है। मैंने बता दिया था कि लिंगानुपात से हम पूरी जनसंख्या में से स्त्री और पुरुषों का अनुपात निकालते हैं। तो पहली बात तो लिंगानुपात क्या है कि कुल जनसंख्या में स्त्री व पुरुष जनसंख्या का अनुपात, स्त्री व पुरुष जनसंख्या का अनुपात। एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं कि प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाएगा, वो वहां का लिंगानुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिंगानुपात कहलाएगा। ठीक है, ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। यहां पर अगर लिंगानुपात का सूत्र पूछे तो सूत्र आएगा आपका स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू हजार। यानी यहां से निकलता है कि प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो आपके पास अगर लिंगानुपात की परिभाषा आती है, सूत्र आता है, तो आप लिख सकते हैं कि कुल जनसंख्या में स्त्री और पुरुष जनसंख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, या स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू हजार। यह लिंगानुपात का सूत्र है और यह भारत के रेफरेंस में है। लेकिन अन्य देशों में या विश्व के रेफरेंस में बात करें तो वहां पर लिंगानुपात का जो सूत्र है वो बदल जाता है। बदलता क्या है ये आप देखिए। वो सूत्र बन जाता है पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या इंटू हजार। ये कहां पर होता है, विश्व स्तर पर होता है। क्यों होता है, हम विश्व स्तर पर अक्सर बात करते हैं यूरोपियन कंट्री की, अमेरिकन कंट्री की। हम अगर यूरोप और अमेरिका की बात करते हैं, तो वहां पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, जनसंख्या के अनुपात से भी अच्छी है। क्योंकि यहां पर अधिकतर पुरुष क्या कर लिया, उन्होंने प्रवास कर लिया, तो स्त्रियों की संख्या भी ज्यादा है, वो शैक्षिक स्तर से भी अच्छी है। तो वहां पर आप जो लिंगानुपात निकालेंगे वो स्त्रियों की जनसंख्या के ऊपर निकालेंगे। जबकि भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों की स्थिति भी अच्छी है, जनसंख्या के हिसाब से माने या आप कैसे भी माने, तो यहां पर पुरुषों की जनसंख्या पर आप स्त्रियों की संख्या निकालेंगे। तो यहां पर भारत में है प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, जबकि यहां पर आएगा प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, लिंगानुपात कहलाएगी। आप समझ रहे हैं आप। अब जैसे यहां पर लिंगानुपात के बारे में कुछ हम बातें समझते हैं। आप ये देखिए कि प्राय देखा गया है कि एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में जैसे कुछ देश हैं, जैसे भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो यहां पर लिंगानुपात प्रतिकूल है या लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात प्रतिकूल है या कम है, इसके कारण क्या है। पहली बात आप समझिए कि लिंगानुपात प्रतिकूल होने का मतलब क्या है। लिंगानुपात प्रतिकूल का मतलब यह है कि अगर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम हो तो वह लिंगानुपात प्रतिकूल कहलाएगा। जैसे हम अगर उदाहरण लेते हैं किसी भी का, कि अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर लिंगानुपात, जैसे मान लीजिए 888
है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ का लिंगानुपात कैसा है, प्रतिकूल है। लेकिन कहीं पर लिंगानुपात अगर 1002 है तो इसका मतलब हो गया कि लिंगानुपात अनुकूल है, क्योंकि वहाँ पर 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1002 है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 888 है। ये आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर लिंगानुपात प्रतिकूल क्यों है? भारत की बात करते हैं हम विशेषकर। पहला कि भारत कैसा एक देश है, ये पुरुष प्रधान देश है। इस कारण स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है। समाज में या उसमें देखा जाता है परिवार में कि अगर पुरुष होंगे तो वो परिवार अच्छा होगा, तो बच्चों को यानी लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। पुरुष प्रधान समाज का होना एक कारण है। दूसरा, स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान नहीं होना। सम्मानजनक स्थान कैसे? आर्थिक रूप से व सामाजिक रूप से स्थान नहीं होना। शिशु भ्रूण हत्या, यानी बच्चे को बच्चे को पहले मालूम करके कि लड़का है लड़की है उसको उसकी हत्या कर देना, शिशु भ्रूण हत्या। या दहेज, अशिक्षा आदि जो कुरीतियां हैं उसके कारण क्या है, हमारे भारत में या एशियाई देशों में लिंगानुपात प्रतिकूल है, यानी स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। आप जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में लिंगानुपात बहुत कम आता है हमारे भारत में, तो उसका कारण क्या है कि पूरा पुरुष प्रधान समाज है और वहां पर यह माना जाता है कि अगर परिवार में पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी, वो परिवार उतना ही आगे होगा, तो वहां पर बच्चों की हत्या कर देना, शिशु भ्रूण हत्या कर देना, कन्या भ्रूण हत्या कह सकते हैं इसमें आप, वो कर देना, उसी कारण लिंगानुपात प्रतिकूल पाया जाता है। ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन देशों में, आप यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, यूरोप आप बात करते हैं, यूरोप व अमेरिका में, वहां क्या है कि यूरोप और अमेरिका में जो विकसित एक तरीके से इसको विकसित देशों का समूह माना जाता है यूरोप के अंदर। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, अमेरिका के अंदर हम मैक्सिको की बात करते हैं, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के अंदर बात करते हैं, यहाँ पर लिंगानुपात क्या है, अनुकूल है। लिंगानुपात अनुकूल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान है, स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान है। और सबसे अच्छी बात कि स्त्रियों की अर्थव्यवस्था में यानी आर्थिक जो भूमिका है वो बहुत अच्छी है। स्त्रियों की आर्थिक भूमिका बहुत अच्छी है, और जब स्त्रियों की आर्थिक भूमिका अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था में उनका महत्व होगा, उनका योगदान होगा, तो उनकी बातें सुनी जाएगी। इस कारण स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में या तो बराबर है या ज्यादा है, यानी यहां पर स्त्रियों का लिंगानुपात अच्छा है। तो आपसे प्रश्न आ जाए तो आप इस उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रियों के अंदर स्त्रियों का सम्मानजनक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी अच्छा होने के कारण वहां पर लिंगानुपात अनुकूल पाया जाता है। और देखिए एक बात अपन करें, एक बात समझना, ये किसी भी क्षेत्र में अगर लिंगानुपात अनुकूल है, लिंगानुपात अनुकूल है यानी प्लस है, ये मान लीजिए अनुकूल है ना। अनुकूल का मतलब आप समझिएगा, अनुकूल को दोबारा बताता हूं, अगर कहीं पर लिंगानुपात 1000 है तो वो भी अनुकूल है, 1001 है तो वो भी अनुकूल है, लेकिन 999 है यानी 1000 पुरुषों पर 999 महिलाएं हैं तो वह लिंगानुपात प्रतिकूल में आएगा। तो किसी स्थान पर लिंगानुपात अनुकूल है तो इसका मतलब यही नहीं है कि वहां पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर हम बात करें कि यूरोपियन कंट्रियों के अंदर किसी भी देश में लिंगानुपात अनुकूल है, इसका मतलब यूरोप वहाँ पर स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है, वहाँ पर उनका सम्मानजनक स्थान है, ये नहीं। दूसरा कारण एक और हो सकता है और वो है प्रवास। वो क्या है? प्रवास। क्योंकि प्रवास के कारण क्या होता है कि पुरुष क्या कर लेते हैं, रोजगार के कारण या किसी भी कारण दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, तो यहां पर स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाती है, वुमन की संख्या ज्यादा हो जाती है और वहां पर लिंगानुपात ज्यादा हो जाता है। क्योंकि पुरुष यहां पर आ गए, मेंस यहां पर आ गए, तो यहां पर तो लिंगानुपात कम हो जाएगा क्योंकि पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई स्त्रियों की तुलना में, जबकि यहां पर स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो गई तो वहां लिंगानुपात कम होगा। तो हमेशा स्त्रियों का लिंगानुपात अगर अच्छा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, प्रवास भी एक कारण हो सकता है। इसको हम देखो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आगे आपकी इसका प्रश्न भी बनता है, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप समझिएगा।
एशिया के संदर्भ में यानी भारत के संदर्भ में और यूरोपियन कंट्री के संदर्भ में। जैसे हम अगर एशिया की बात करते हैं, एशिया के देशों की बात करते हैं, जैसे भारत की बात करें तो भारत में ग्रामीण लिंगानुपात क्या होगा और नगरीय लिंगानुपात क्या होगा, यह आपको समझना है कि ग्रामीण लिंगानुपात क्या होगा, नगरीय लिंगानुपात कैसा होगा, प्रतिकूल होगा या अनुकूल होगा, यह आपको समझना है। देखिए आप गांवों में क्या होता है, जैसे कोई गांव है, वहां आपने देखा होगा कि आपके गांव में आपके पापा या आपके जो घर के मुखिया हैं वो रोजगार के लिए कहां जाते हैं, बाहर जाते हैं। वो रोजगार के लिए कहां जाते हैं, बाहर, किसी अन्य, जैसे आप गांव में रहते हैं तो अन्य कोई बड़े शहर के अंदर जाएंगे या बड़े महानगर में जाएंगे, जैसे जयपुर जाएंगे या फिर बाहर किसी अन्य राज्य में जाएंगे, तो पुरुष बाहर जाते हैं। कौन जाते हैं, पुरुष बाहर जाते हैं। तो गांवों के अंदर जब पुरुष बाहर जाते हैं तो स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाती है। स्त्रियों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और पुरुष की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिसके कारण गांवों के अंदर जब स्त्रियों की संख्या ज्यादा है तो लिंगानुपात क्या पाया जाएगा, उच्च पाया जाएगा। लिंगानुपात क्या पाया जाएगा, उच्च। लेकिन ये लोग जाते कहां पर है, नगरों में जाते हैं। तो नगरों के अंदर जब जाएंगे, ये पुरुष नगरों के अंदर जाएंगे तो वहां पर पुरुषों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। पुरुषों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और पुरुषों की संख्या ज्यादा होने के कारण यहां पर लिंगानुपात क्या पाया जाएगा, निम्न पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, निम्न पाया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एशिया के अंदर यानी भारत के अंदर बात करें तो वहां पर लिंगानुपात गांवों के अंदर तो क्या है, उच्च है, क्योंकि पुरुष बाहर गए हैं नगरों की ओर, और नगरों में क्या है, निम्न है। लेकिन यूरोपियन कंट्री में इसका उलट है, इसका उल्टा है। कैसे, देखिए यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि जैसे ग्रामीण गांवों के अंदर जो बड़े बड़े खेत होते हैं वो खेत बड़े बड़े होते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रेरी घास के मैदान है, स्टेपेज घास के मैदान है, तो वहां पर जो खेती की जाती है वो मशीनीकृत की जाती है, मशीनों के द्वारा की जाती है। तो वो खेती करते हैं पुरुष। तो गांव में कौन रहते हैं, पुरुष रहते हैं। ये गांव है, ये मान लीजिए आप गांव है, उसमें पुरुष रहेंगे, और पुरुष रहेंगे ये क्या करते हैं, खेती करते हैं। और महिलाएं कहाँ जाती हैं, रोजगार के लिए महिलाएं कहाँ जाएगी, क्योंकि महिलाएं खेती नहीं करती है, मशीनों से खेती होती है, तो महिला कहाँ जाएगी, नगर में जाएगी। बड़े आसानी से समझिएगा। तो पुरुष खेती कर रहे हैं और पुरुष कहाँ रुक रहे हैं, यहां पर तो खेती क्या होती है, गांव के अंदर खेती क्या होती है, वो बड़े छोटे स्तर पे होती है, तो महिला कर लेती है, यहां पुरुष करते हैं। तो पुरुष ज्यादा है तो यहां पर लिंगानुपात कम है, लिंगानुपात कम है, निम्न है। जबकि महिलाएं ज्यादा जा रही है कहां, नगर की ओर, तो यहां लिंगानुपात उच्च है, लिंगानुपात उच्च है। तो आपके पास में प्रश्न आता है तो इसको बड़े आराम से लिखना है कि अगर पूछे आपके एशिया के ग्रामीण इलाकों में लिंगानुपात क्या है आपका, उच्च है, जबकि यूरोपियन कंट्री के गांव में निम्न है, कारण तो आप लिखेंगे एशिया में या भारत जैसे देशों में पुरुष रोजगार के लिए प्रवास करते हैं, इसलिए गांवों के अंदर लिंगानुपात उच्च है। जबकि एशियाई देशों में महिलाएं रोजगार के लिए गांवों से प्रवास करती है नगरों की ओर, इसलिए वहां पर लिंगानुपात क्या है, कम है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके अलावा आप समझ रहे हैं कि लिंगानुपात अगर उच्च होता है तो इसका सीधा सा एक अर्थ ये होता है कि वहाँ स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों का स्थान बड़ा अच्छा है। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको कुरीतियां बताई, जैसे कन्या भ्रूण हत्या बताई, जैसे मैंने आपको बताया अशिक्षा बताई, उसी कारण जो स्त्रियां हैं या जो महिलाएं हैं इनको जो एक जैविक लाभ प्राप्त है, जैविक लाभ प्राप्त है। प्रश्न आता है कि स्त्रियों को एक जैविक लाभ प्राप्त है लेकिन वो एक सामाजिक हानि के कारण वो बिल्कुल गौण हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को जैविक लाभ तो प्राप्त है। जैविक लाभ का मतलब, पहली बात तो स्त्रियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, तो इनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो अच्छी होती है, यानी अधिक उम्र तक वो जी लेते हैं। दूसरा कि ये जनसंख्या वृद्धि के अंदर जो मां बनने का सुख है वो भी इनको होता है, मातृत्व का जो बात होती है वो भी महिलाओं को प्राप्त है। लेकिन फिर भी जो ये समाज में कुरीतियां होती है, जैसे अशिक्षा है या फिर दहेज है या कन्या भ्रूण हत्या है,
उनके कारण ये जो जैविक लाभ होता है ये खत्म हो जाता है, जैविक लाभ खत्म हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। और स्त्रियां क्या होती है, उनको जो सामाजिक जो लाभ है, सामाजिक जो हानि मिलती है, उसी कारण ये जैविक लाभ गौण हो जाता है। जो ये सामाजिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं होती है, उसी कारण ये जैविक लाभ क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे कि पूरे हम विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पहले आपसे बात की थी, तो विश्व के बारे में बात करेंगे। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व का लिंग अनुपात कितना है, हम पहले फैक्टर की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। विश्व का लिंग अनुपात कितना है? देखिए, विश्व का अगर हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो जो विश्व का लिंग अनुपात है वो है 102 पुरुष, 102 आपका क्या आ जाएगा, पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर, प्रति 100 स्त्रियों पर। जो कि मैंने आपको बात बताया था कि विश्व स्तर पे बात करेंगे तो हम कहां पर लेंगे, हम स्त्रियों पर लेंगे। या आप 1000 की बात करें तो इसको कह सकते हैं 1000 पुरुष, 1020 पुरुष प्रति 1000 स्त्रियों पर, प्रति 1000 स्त्रियों पर। तो मुझे बताइए कि विश्व स्तर पर लिंगानुपात अनुकूल है या प्रतिकूल है? 1020 पुरुष हैं और 1000 स्त्रियां हैं, तो बताइए स्त्रियां ज्यादा है कम है? स्त्रियां कम है, 1000 तो स्त्रियां हैं और पुरुष कितने हैं, 1020। तो यहां लिंगानुपात अगर पूरे विश्व के रेफरेंस से बात करें, पूरे देश आ गए, भारत भी शामिल हो गया, तो लिंगानुपात प्रतिकूल पाया जाता है। अगर हम प्रश्न आता है कि विश्व स्तर पर लिंगानुपात क्या है, तो विश्व स्तर पर लिंगानुपात क्या है, प्रतिकूल है। लिंगानुपात क्या है, प्रतिकूल है। अगर हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से देश में है, तो वो है यूरोप की कंट्री है लैटविया। क्या नाम है उसका, यूरोप की कंट्री है, उसका नाम, देश का नाम है लैटविया। और लैटविया में कितना है, 85 पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर। या इसको आप 1000 के संदर्भ में समझेंगे तो एक जीरो लगा लीजिए, 850 पुरुष प्रति 1000 स्त्रियों पर। यानी 1000 तो स्त्रियां हैं और 850 पुरुष है, पुरुष कम है, तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, यानी अनुकूल है। बात समझ रहे हैं आप? लैटविया कहां पर, अभी नक्शे के अंदर बात करेंगे हम। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें, सबसे कम लिंगानुपात वो बात करते हैं तो वो है संयुक्त अरब अमीरात देश में, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूएई। वहां पर कितना है, वहां पर जो है वो आपका संयुक्त अरब अमीरात में जो आपका जो लिंगानुपात है वो कितना पाया जाएगा, 311 पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर। और अगर आप इसको 1000 के संदर्भ में समझेंगे तो 3110 पुरुष प्रति 1000 स्त्रियों पर। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या कारण है कि संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात इतना कम है? क्या ये देश ऐसा है जहां पर शिक्षा नहीं? क्या देश ऐसा है कि जहां पर महिलाओं का सम्मानजनक स्थान नहीं है, कि जिसके कारण 1000 पुरुषों पर 3110 पुरुष हैं? आप सोचिए, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका केवल एकमात्र कारण है और वो है प्रवास। प्रवास क्यों? क्योंकि यूएई जो एक ऐसी कंट्री है वहां पर जो तेल उत्पादक क्षेत्र के कारण भारत से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, अन्य सभी देशों से लोग क्या करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, वहां पर रहते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं और फिर अपना वह पैसा अपने घरों में भेजते हैं। तो यहां पर पुरुष जो बाहर से प्रवास कर रहे हैं, इसके कारण वो 1000 स्त्रियों पर जब वो जनगणना होती है तो वहां पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो एक कारण हो सकता है। इसकी प्रश्न आए तो सीधा क्या उत्तर इसका, प्रवास। एक और फैक्ट दे रखा है इसमें, वो आपकी ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सूचीबद्ध जो पूरी देश हैं उसमें 139 देशों में
बड़ा ही अच्छा फैक्ट है। 139 देश में लिंगानुपात क्या पाया जाता है? अनुकूल पाया जाता है। और 72 देशों में लिंगानुपात प्रतिकूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रतिकूल पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। अपन इस पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आए। हमने लिंगानुपात पढ़ा कि कुल जनसंख्या में कुल स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। प्रति हजार, अगर विश्व के संदर्भ में पढ़े तो प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, और भारत के संदर्भ में पढ़े तो प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या जो होती है वो लिंगानुपात कहलाता है। हमने बताया कि एशिया में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान न होने के कारण, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, जो अनेक सामाजिक बुराइयों के कारण लिंगानुपात प्रतिकूल पाया जाता है, जबकि यूरोपियन कंट्रियों में लिंगानुपात उच्च पाया जाता है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि भारत जो एशिया वाले देश है वहां पर गांवों के अंदर पुरुष प्रवास करते हैं, इसलिए गांवों में लिंगानुपात क्या पाया जाता है? उच्च पाया जाता है, और नगरों के अंदर लिंगानुपात कम पाया जाता है। जबकि यूरोपियन कंट्री में गांवों से स्त्रियां प्रवास करती है, जो कि खेती बड़े स्तर पर होती है, तो पुरुष वहां पर खेती करते हैं, इसलिए वहां पर गांवों में लिंगानुपात उच्च पाया जाता है, जबकि नगरों के अंदर लिंगानुपात निम्न पाया जाता है। फिर हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े। विश्व का लिंगानुपात 1102 पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर, जो प्रतिकूल है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात लेटविया में है, सबसे कम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में है। कारण क्या है? उसका प्रवास है। और हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का हमने ये भी पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सूचीबद्ध देश है उसमें लिंगानुपात कितना है आपका? 139 देशों पर अनुकूल है और आपके 72 देशों में प्रतिकूल है। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आपका लेटविया कहां पर है। लेटविया आपका यहां पर आएगा। आपके जो स्कैंडिनेवियन देश है, स्कैंडिनेवियन देश आप जानते होंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तीनों देशों को मिलाकर स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन देश, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और इसके नीचे जो आता है आपका जो बाल्टिक सागर है उसके पास में ही आपका क्या है? लैटविया है, जहां पर विश्व का सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, उच्च लिंगानुपात पाया जाता है। और सबसे कम पाया जाता है आपके सऊदी अरब कंट्री में, ओमान के ऊपर यूएई में। कहां पर? यूएई में, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, यहां पर यूएई में। और यूएई भी जस्ट वहीं पर है जहां से कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा आपकी यूएई में से निकलती है, फिर भारत में प्रवेश करती है, गुजरात, राजस्थान, हम आगे बात करेंगे, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, झारखंड है। तो आपकी दो कंट्रियों की आपने स्थिति आपने नक्शे में देख ली होगी कि लेटविया यूरोप में है और आपका ये एशिया में आता है, आपका संयुक्त अरब अमीरात। मुझे उम्मीद है पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ को आप दोबारा देखिए, समझिए। हम नेक्स्ट टॉपिक को, इसी पाठ का जनसंख्या संगठन का नेक्स्ट टॉपिक है, उसको लेकर आएंगे। आप वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, आपको समझ में आएगा और यूं ही आगे अपन मिलते रहेंगे। ओके बेटा, लेकिन आप पढ़ते रहिए, साथ में मेरे साथ चलते रहिए, और अगर आप मेहनत करेंगे तो हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू बेटा। ओके।